हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 10 सीबीएसई का फर्स्ट लेसन जो कि केमिस्ट्री से है उसके बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो चलिए देखते हैं और इसमें हम लोग कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा केमिकल रिएक्शन। हम लोग जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। सेकेंड टॉपिक जो होगा हमारा होगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे केमिकल रिएक्शन के कौन कौन से होते हैं। थर्ड टॉपिक होगा वो होगा हमारा केमिकल इक्वेशन। हम लोग केमिकल इक्वेशन के बारे में जानेंगे। चौथा टॉपिक जो होगा हमारा होगा बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन। और पांचवा और जो लास्ट टॉपिक होगा हमारा होगा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो हम केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ पीरियोडिक टेबल के फंडामेंटल चीज को जान लेते हैं। ये क्लास 10th में बहुत जरूरी है केमिस्ट्री को कंप्लीट करने के लिए। देखते हैं फंडामेंटल क्या क्या चीजें हैं। पीरियोडिक टेबल के आपको 1 से लेकर 30 तक कम से कम आपके इसके एलिमेंट्स नेम और एटॉमिक नंबर और इसके वैलेंसीज को ध्यान में रखकर ही चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो ये सब आपको पीरियोडिक टेबल से याद कर लेना चाहिए अभी। और एक और चीज है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हम लोग जैसा कि क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो उसी को ध्यान में रखते हुए वो बिल्कुल छोटा छोटा चीजें हैं जैसे कंपाउंड्स है, एलिमेंट। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें क्लास 10th में ये मदद करेंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने केमिकल रिएक्शन के साथ। केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं देखते हैं। केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। कहने का मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जब रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और नया प्रोडक्ट बनाते हैं और उसके प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होते हैं रिएक्टेंट के साथ। अब देखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो हम लोग क्लास 9th में भी पढ़े होंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में। जो एलिमेंट्स या कंपाउंड भाग लेते हैं केमिकल रिएक्शन में उसे कहते हैं रिएक्टेंट। और जो कि हमारा लास्ट प्रोडक्ट हुआ जो रिएक्शन करने के बाद बना उसे कहते हैं प्रोडक्ट। ये बहुत सिंपल चीजें हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन के। हाँ, एक और बात इसमें ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन के दौरान सिर्फ रीअरेंजमेंट होते हैं एटम्स के। एटम्स कोई एलिमेंट या फिर अनदर कंपाउंड में कुछ में चेंज नहीं होते, सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं। एक एटम दूसरे में चला गया, दूसरे तीसरे में, ऐसे करके रीअरेंजमेंट सिर्फ होते हैं और एटम्स कोई दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं होते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें रिएक्टेंट की बात करें तो रिएक्टेंट हुआ हमारा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन हमारा रिएक्टेंट हुआ और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा प्रोडक्ट हुआ। बिल्कुल इस तरह ये दोनों हमारे भाग लिए केमिकल रिएक्शन में, उसे कहेंगे रिएक्टेंट, और ये बाद में जो बना उसे कहेंगे प्रोडक्ट। और आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। तो पहले हम जान लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है जो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो भी हमारा ऑब्जर्वेबल फीचर्स हैं, जैसे कि फिजिकली या फिर केमिकली, उसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो ऑब्जर्वेबल फीचर्स कौन कौन से होंगे। पहले होंगे हमारे इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे कि कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। यहाँ एक वर्ड है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, जितने भी सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो नीचे बैठ जाते हैं उसी को प्रेसिपिटेट बोलते हैं, सिंपल। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट कुछ ऐसे हैं रिएक्शन जो प्रेसिपिटेट बनाते हैं। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया केमिकल रिएक्शन का। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक हुआ केमिकल रिएक्शन, चेंज इन कलर। ये बहुत आम बात है, जैसे कि फलों का पकना, ये भी तो केमिकल रिएक्शन ही है। आखिर केमिकली रिएक्ट करके फूड बना रहे हैं और इत्यादि इत्यादि। उसमें ये हम आगे पढ़ेंगे, इसमें उतना डिटेल नहीं पढ़ना है क्योंकि ये केमिस्ट्री है, ये बायोलॉजी में है। सब इसे छोड़ देते हैं और देखते हैं और आगे कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो इसका एग्जाम्पल ही हो गया फ्रूट का पकना,
और चौथा जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो गया चेंज इन स्टेट। जैसे कि हम लोग सिंपल घर में देखते होंगे मोमबत्ती जलाते हैं, तो मोमबत्ती जैसे ही हम लोग जलाते हैं सॉलिड स्टेट में रहता है। मोमबत्ती जलाने के बाद वो लिक्विड में होता है, उसके बाद गैस में चेंज होता है, तो ये चेंजिंग ऑफ स्टेट है। और जो हमारा पांचवा और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक हुआ केमिकल रिएक्शन का, वो है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इसमें एक बात है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक ये भी अभी ही पढ़ लेते हैं, ये क्योंकि बाद में अगर रिएक्शन देखेंगे तो पता चलेगा क्या है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट की जरूरत होती है उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो कि हमारा कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलता है उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि पानी के साथ सोडियम का मिलना, पानी के कांटेक्ट में अगर सोडियम आया तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, उसमें हीट रिलीज होता है। तो आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके 5 कैरेक्टरिस्टिक है, एक एक को ध्यान से हमने पूरा अच्छे से समझा दिया है। और अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं केमिकल इक्वेशन क्या है। The method of representing a chemical reaction with the help of symbol and formula of the substance involved in it are known as chemical equation। जैसे कि हम लोग केमिकल रिएक्शन में एक एग्जांपल लिया था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये पूरा एक स्टेटमेंट हो गया। अब इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। और उसको छोटा बनाने के लिए हम उसका सिंबल का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। ये एक पूरा स्टेटमेंट हुआ। अब स्टेटमेंट के हिसाब से हम इसे वर्ड में लिखते हैं ऐसे, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये तो हमारा स्टेटमेंट में होगा। अब स्टेटमेंट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में तो ऐसे लिख सकते हैं ना। अब इसे हम सिंबल और फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं। हम लोग इसका सिंबल और फॉर्मूला जानते हैं। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड का हम लोग फॉर्मूला क्या है, H2SO4। तो सल्फ्यूरिक एसिड की जगह यहाँ पे हम H2SO4 रखेंगे। उसके बाद फिर है जिंक सल्फेट ZnSO4, जिंक सल्फेट की जगह ZnSO4 रखेंगे। और हाइड्रोजन H2 रखेंगे हाइड्रोजन की जगह, और जिंक की जगह Zn रखेंगे। और ये सब रखने के बाद हमारा Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2 आया। ये सब फॉर्मूला पुट करने के बाद तो यही हमारा हो गया केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग अपने इफोर्ट को कम करने के लिए केमिकल इक्वेशन का प्रयोग करते हैं, सिंबल का प्रयोग करते हैं। ये शॉर्ट टर्म है, केमिकल रिएक्शन का ही है। ये स्टेटमेंट से हम लोग छोटे छोटे और तोड़ेंगे, इसको हम लोग केमिकल इक्वेशन जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये जैसे कि हम लोग मैंने पीछे बताया था कि ये तीर के पीछे जितना भी ये जो सामने ऐसे एरो है, इसके पीछे का जितना भी भाग होता है वो रिएक्टेंट होता है। क्योंकि ये हिस्सा लेते हैं केमिकल रिएक्शन में, तो इसे हम लोग रिएक्टेंट कहेंगे। और वो जो लास्ट में बनते हैं रिएक्टेंट, जब रिएक्ट करते हैं उसके बाद जो बनते हैं उसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक, ये सब आपको केमिकल इक्वेशन भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या है, किसे कहते हैं। अब बैलेंस्ड इक्वेशन के पहले जानेंगे, उसके बाद अनबैलेंस्ड इक्वेशन के बारे में। बैलेंस्ड इक्वेशन has an equal number of atom of different element in the reactant and product। यानी कि इसका कहने का मतलब है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम एटम रहना चाहिए। एटम का नंबर जो होता है सेम रहना चाहिए, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। जैसा कि पिछले एग्जांपल से हम लेते हैं, जिंक्स रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसे हम लोग केमिकल इक्वेशन में लिख सकते हैं, Zn प्लस H2SO4 gives us ZnSO4 प्लस H2 केमिकल इक्वेशन के तौर पर। तो अब इसका जितना भी एटम्स है, हर एक एलिमेंट का एटम को गिनते हैं। अब देखिए Zn एटम्स के नंबर गिनते हैं। Zn एटम्स के नंबर तो यहाँ एक ही है, एटम के नंबर यहाँ एक है, रिएक्टेंट में भी एक है और यहाँ प्रोडक्ट में भी एक है। तो ये तो बैलेंस्ड हुआ। ये बिल्कुल तराजू की तरह है, दोनों अगर बैलेंस्ड होंगे तो उसे बैलेंस्ड इक्वेशन कहेंगे। अगर रिएक्टेंट की तरफ ज्यादा हुए और प्रोडक्ट की तरफ कम हुए तो उसे अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहेंगे। या फिर प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा होंगे और
रिएक्टेंट की तरफ कम होंगे तो उसे अनबैलेंस्ड इक्वेशन उसे भी कहेंगे। यानी नंबर ऑफ एटम्स जो है वो दोनों तरफ सेम ही होने चाहिए। अब हाइड्रोजन का एक लेते हैं एटम्स, इसे गिनते हैं कितने हैं H एटम्स। H यहाँ 2 है, रिएक्टेंट में यहाँ है, रिएक्टेंट में 2 एटम्स है और यहाँ प्रोडक्ट में भी 2 एटम्स है, तो ये भी बैलेंस है। और अब देखते हैं एटम ऑफ S यानी सोडियम का। अब यहाँ कितने बच्चे कंफ्यूज होंगे कि यहाँ SO4 तो एक ही में है, ये तो कंपाउंड है, लेकिन नहीं, ये एक एलिमेंट है। S अलग एलिमेंट है और O4 अलग है। S यानी सल्फर है और O यानी ऑक्सीजन है, सल्फर प्लस ऑक्सीजन है, तो इसमें कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये अलग अलग हैं। तो S एटम जानते हैं, यहाँ पर एक है, रिएक्टेंट में एक है और प्रोडक्ट में भी एक है, तो ये भी बैलेंस है। यहाँ रिएक्टेंट में एक है और यहाँ प्रोडक्ट में भी एक है, ये भी बैलेंस है। और अब जानते हैं O एटम के बारे में। O एटम यहाँ पर कितने हैं, रिएक्टेंट में 4 है और प्रोडक्ट में भी 4 है, तो O एटम भी यहाँ बैलेंस है। यानी अब देखा जाए तो सारे यहाँ पूरे इस केमिकल इक्वेशन में हर एक एटम बैलेंस्ड है, तो इसको कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अब बात करते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन की। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज unequal number of atom of different elements in reactant and product। यानी जस्ट इसका उल्टा है, उसमें पहले दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम नंबर ऑफ एटम्स थे और यहाँ पर डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स होंगे। जैसे कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। यहाँ एक पानी का एग्जांपल ले लेते हैं, H2 plus O2 gives us H2O। ये केमिकल इक्वेशन में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये स्टेटमेंट है, इसको केमिकल इक्वेशन में शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके अब काउंट करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे और देखते हैं ये बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। तो ये देखते हैं नंबर ऑफ H एटम, H हाइड्रोजन एटम्स देखते हैं, रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में भी 2 है। यहाँ से देखते हैं रिएक्टेंट में 2 है एटम और यहाँ प्रोडक्ट में भी 2 एटम है। और यहाँ पे अब बात करते हैं ऑक्सीजन एटम्स की। तो यहाँ रिएक्टेंट में 2 हैं लेकिन प्रोडक्ट में 1 है, तो यहाँ अनबैलेंस्ड हो गई है। यहाँ जैसे कि रिएक्टेंट में 2 है और यहाँ प्रोडक्ट में 1 ही है, तो एक तरफ ज्यादा हो गया, रिएक्टेंट में ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो गया और प्रोडक्ट में कम नंबर ऑफ एटम्स हुआ, तो इसे कहेंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब इसे बैलेंसिंग के उपाय जानते हैं, इसे बैलेंस कैसे किया। अब हम देख लेते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, कैसे बैलेंस किया जाता है केमिकल इक्वेशन को। तो वही सेम एग्जांपल है, H2O2 gives us H2O, पानी का एग्जांपल है। तो यहाँ पे अब काउंट कर लेते हैं नंबर, जैसे कि पिछले में किया था। H एटम 2 है, ये बैलेंस है, ये बैलेंस है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट H एटम के दोनों बैलेंस है, लेकिन हमें बैलेंस करना है O2, जितने O एटम्स हैं उसको बैलेंस करना है। लेकिन बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर हम जितने भी एलिमेंट है और कंपाउंड है उसके पीछे 2 लगाएंगे। अब ये 2 क्यों यहाँ, अब पूछेंगे बच्चे कि यहाँ क्यों नहीं लगा सकते 2, यहाँ नहीं लगा सकते 2, क्योंकि ये अगर हम यहाँ लगाएंगे 2 तो हमारा ये जो H2O है ये कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में चेंज हो सकता है, लेकिन हमें कंपाउंड नहीं चेंज कर रहा है, सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं। एटम्स डू नॉट टेक प्लेस अनदर एलिमेंट, हम लोग ये पहले ही पढ़ चुके हैं आर्ट पे। उसी आधार पे हम लोग यहाँ पे 2 नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ पे हम अगर 2 लगाते हैं तो यहाँ पे अगर हम 2 लगाते हैं तो ये हमारा नया कंपाउंड में चेंज हो सकता है, लेकिन हमें नया कंपाउंड में नहीं चाहिए, सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ हमें एटम्स चाहिए। तो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स के लिए हमें इसके पहले ही लगाना होगा। अगर हम यहाँ H2O2 अगर करते हैं तो यहाँ ये कंपाउंड ही चेंज हो जाता है, लेकिन हमें कंपाउंड चेंज नहीं करना है, इसीलिए हमें सिंपली H के पीछे 2 लगा देना है। तो यहाँ अब देखिए यहाँ के एलिमेंट्स जो हैं, H के एलिमेंट्स 2 थे यहाँ और यहाँ 2 और बढ़ गए, तो यहाँ हो गया 4 एलिमेंट्स, 4 एटम्स हो गए, H के 4 एटम्स। तो प्रोडक्ट में H के यहाँ पे इसे गोल घेरा लगा देते हैं और यहाँ 4 लिखते हैं, 4 एलिमेंट्स, 4 एटम्स हुए H के। तो यहाँ पे 4 हुए, तो यहाँ पे भी 2 लगाते हैं, तो 4। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में भी ये भी बैलेंस हो गया, ये भी 4 हो गया, और रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी, तो ये तो बैलेंस हो गया। अब O2 यहाँ पे भी 2 से गुना होगा 2, और यहाँ पे भी O2 है ही, तो रिएक्टेंट में तो 2 हुआ और प्रोडक्ट में भी O से 2 गुना हो गया, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट में भी 2 हो गया। तो इस प्रकार हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। और मैंने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन पे
फुली डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, आई बटन पे जाके आप देख सकते हैं। और हमारे ये फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। सेकेंड पार्ट में हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे और डेंसिटी और कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई भी सजेशन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।